नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारणी की तरफ से संचालित आज की इस ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम फ्रांस की क्रांति के प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली ई क्लास में हमने फ्रांस की क्रांति के विभिन्न कारणों के बारे में अध्ययन किया था। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांस की क्रांति एक युगांतकारी घटना थी तथा इस क्रांति का जो प्रभाव है वो संपूर्ण विश्व पर पड़ा। इसलिए इसके परिणामों तो प्रभावों को समझने के लिए मैंने इसको 4 भागों में विभाजित किया है। फ्रांस पर प्रभाव, इंग्लैंड पर प्रभाव, संपूर्ण यूरोप पर प्रभाव तथा क्रांति के कुछ चिरस्थायी प्रभाव। सर्वप्रथम देखते हैं कि फ्रांस के ऊपर इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। पहला था कि फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया। लुई 14वें के समय में यद्यपि सामंती व्यवस्था पर नियंत्रण करते हुए फ्रांस में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, लेकिन इस क्रांति काल के दौरान इस सामंती व्यवस्था को पूर्ण रूप से ही समाप्त कर दिया गया। फिर आता है राष्ट्रीयता का उदय। फ्रांस की क्रांति के कारण जब फ्रांस के ऊपर विभिन्न देशों ने आक्रमण किया, लोग राजा के विरुद्ध एकजुट हुए, उनमें बौद्धिक लोगों ने विचारों का प्रसार किया, तो वहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई और इस राष्ट्रीयता की लहर ने शीघ्र ही संपूर्ण यूरोप को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इस राष्ट्रीयता की लहर के कारण ही जर्मनी और इटली को एकीकरण की प्रेरणा मिली तथा राष्ट्रीयता की इसी लहर के कारण स्पेन आगे चलकर नेपोलियन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित हुआ। इन देशों के साथ साथ जो देश साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेश थे, उनको भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने के लिए फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरणा मिली थी। इसके अलावा फ्रांस में जनता ने वहाँ के बुर्बो वंश के निरंकुश और वंशागत राजतंत्र को समाप्त कर दिया था तथा गणतंत्र की स्थापना की थी। अब जनता अपने प्रतिनिधियों को अपनी आकांक्षाओं पर खरा न उतरने पर बदल सकती थी, जिससे वहाँ प्रजातांत्रिक भावना का उदय हुआ। इसके अलावा फ्रांस में राजनीतिक दलों का गठन भी हुआ, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में जनता स्वयं के अधिकारों को पहचान चुकी थी तथा शासन की बागडोर अब जनता के हाथों में आ चुकी थी। इसलिए जनता अपने सामूहिक हितों के लिए दलों या संगठन के रूप में एकत्रित होना प्रारंभ हो गई। इसी कारण फ्रांस में 2 प्रमुख राजनीतिक दलों का उदय हुआ, जीरोंदिस्ट और जैकोबिन दल। जैसे में आप आगे जानते हैं कि जैकोबिन दल ने बाद में आतंक के शासन की स्थापना की थी। फिर आता मानवाधिकारों की घोषणा। फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है मानवाधिकारों की घोषणा। इन मानवाधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों का ही पर्याय माना गया। उन्हें शासक वर्ग द्वारा छीना नहीं जा सकता था। जिन प्रमुख मानवाधिकारों की घोषणा की गई, उनमें देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, संपत्ति की सुरक्षा, पदों के लिए समान अवसर आदि थे। मनुष्य के इन्हीं अधिकारों के कारण यानी मानवाधिकारों के कारण विश्व के कई देशों में लोगों ने निरंकुश शासन को चुनौती दी। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा और चर्च के अधिकारों की समाप्ति। जैसे कि हम पहले जानते हैं
कि अमेरिकी क्रांति द्वारा सर्वप्रथम राज्य को धार्मिक मामलों से अलग कर दिया गया था, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई थी। वैसे ही फ्रांस में भी धार्मिक सहिष्णुता को स्थापित किया गया। पादरियों को राज्य के नियंत्रण में लाया गया तथा उन्हें फ्रांस के संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। फ्रांस में शासन को चर्च के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया गया। चर्च की जो संपत्ति थी उन पर उन किसानों ने अधिकार कर लिया जिनको कानूनी अधिकार फ्रांस की सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। इसके अलावा धर्म को व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय बना दिया गया। फिर आता है समाजवाद का प्रारंभ। चूंकि फ्रांस में क्रांति के दौरान कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग और पादरियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए समानता के सिद्धांत पर आधारित समाजवाद को प्रारंभ किया गया नई विचारधारा के रूप में। अब अधिकार विहीन और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को बराबर खड़ा कर दिया गया। जैकोबिन दल मजदूरों और गरीब लोगों का पक्षधर था। इस समय फ्रांस में शिक्षा संबंधी सुधार भी किए गए। शिक्षा को चर्च के प्रभाव से मुक्त कर दिया गया तथा शिक्षा को धार्मिक स्वरूप से बदलकर मानवतावादी बनाने का प्रयास किया गया। शिक्षा में अनुशासन और राष्ट्रीयता की भावना को विशेष महत्व दिया गया। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावित करने वाला परिणाम था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इस नारे ने न केवल फ्रांस बल्कि संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का वहाँ की महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति महिलाओं के संदर्भ में एक संक्रमण काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में जहाँ एक तरफ महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए प्रयास किए गए, वहीं उनके मार्ग में बाधाएं भी उत्पन्न की गई। फ्रांस में क्रांति के दौरान लड़कियों के लिए सरकारी विद्यालय खोल दिए गए और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने का अधिकार प्रदान किया गया। लड़कियों की उनकी मर्जी के बिना शादी नहीं हो सकती थी। तलाक प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देने का अधिकार स्त्रियों को भी पुरुषों के समान प्रदान किया गया। इस समय फ्रांसीसी कलाकारों ने फ्रांस की क्रांति के आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि का मानवीकरण करके उसे नारी रूप में सृजन करना प्रारंभ कर दिया। एक तरफ जहां महिलाओं को ऐसी उच्च कोटि में रखा जा रहा था कि उनको उच्च आदर्शों के प्रतीक के रूप में सृजित किया जा रहा था, वहीं कुछ कार्य ऐसे भी थे संक्रमण काल में जो महिलाओं के हित में नहीं थे। जैसे कि फ्रांस में महिलाओं को आतंक के शासन के दौरान जेलों में बंद किया गया। इस शासन का विरोध करने पर ओलंपस द गूज नामक महिला को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1791 के संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक मानकर उन्हें मताधिकार प्रदान नहीं किया गया। जहाँ तक इंग्लैंड पर फ्रांस की क्रांति के प्रश्न है, इसके बारे में दोनों तरह के विचार मिलते हैं। कुछ विचारक इसके समर्थक थे और कुछ इसके आलोचक थे। जैसे जैसे फ्रांसीसी क्रांति में हिंसात्मक घटनाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे फ्रांस की क्रांति का विरोध होता गया। सितंबर के नरसंहार, आतंक के शासन, लुई 16वें और उसकी पत्नी के वध आदि घटनाओं से अंग्रेजों की सहानुभूति फ्रांस के प्रति कम हो गई। नवंबर 1790 में प्रसिद्ध विग नेता बर्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांसीसी क्रांति की कटु आलोचना की। बाद में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पिट भी क्रांति का विरोधी बन गया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुरू में कुछ समर्थक थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका विरोध बढ़ता गया।
फिर होता है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध। हम जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति के आतंकी शासन के पश्चात जब डायरेक्टरी का शासन प्रारंभ हुआ और उसके काल में ही नेपोलियन का धीरे धीरे उदय होना प्रारंभ हुआ, तो डायरेक्टरी के शासनकाल में और विशेष रूप से नेपोलियन के शासनकाल में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध शुरू हो गया, जिससे इंग्लैंड फ्रांस का शत्रु बन गया। इस युद्ध का अंत 1815 में वॉटरलू में नेपोलियन की पराजय के साथ हुआ। जहाँ तक आर्थिक प्रभावों का प्रश्न है, नेपोलियन के साथ चले महाद्वीपीय संघर्ष, महाद्वीपीय युद्धों के कारण इंग्लैंड को काफ़ी अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ी। इसके अलावा इंग्लैंड में क्रांति को रोकने के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री पिट ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई तथा उसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, राजनीतिक सभाओं और भाषण आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। इस क्रांति के कारण इंग्लैंड की विग पार्टी में भी फूट डल पड़ गई, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोग इसके समर्थक थे। जैसे विग पार्टी में फॉक्स क्रांति का समर्थक था, जबकि बर्क इसका कट्टर विरोधी था। इस प्रकार विग पार्टी में सैद्धांतिक मतभेद उत्पन्न होने से यह दल दुर्बल हो गया। फ्रांस की क्रांति से आयरलैंड के लोगों को राष्ट्रीयता की भावना प्राप्त हुई तथा उन्होंने वॉल्फ टाउन के नेतृत्व में अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस क्रांति का प्रभाव ब्रिटेन के साहित्य पर भी पड़ा और इसी क्रांति ने ब्रिटिश साहित्य में रोमांटिसिज्म नामक एक नई धारा को जन्म दिया। इसके अलावा जो प्रसिद्ध लेखक हैं इंग्लैंड के, जैसे वर्ड्सवर्थ, कूपर, कॉलरिज, शैले, बायरन आदि की रचनाओं में भी इस क्रांति की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। फिर जहाँ तक संपूर्ण यूरोप पर इसके प्रभाव का प्रश्न है, संपूर्ण यूरोप पर जहाँ तक प्रभाव का प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान यहाँ से जो पादरी और कुलीन वर्ग थे वो भागकर फ्रांस के पड़ोसी देशों में चले गए तथा क्रांति के भय के कारण और इन लोगों के द्वारा उत्तेजित करने के कारण पड़ोसी देश फ्रांस के विरोधी हो गए। परिणाम स्वरूप फ्रांस तथा उसके पड़ोसी देशों में क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गए। जब तक 1815 में नेपोलियन परास्त नहीं हुआ, तब तक फ्रांस के लोगों ने अपनी शांति की सांस नहीं ली। इसके अलावा मैंने पहले बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति की जो सबसे महत्वपूर्ण देन आती है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारा, उसने भी वहाँ के लोगों को राजनीतिक अधिकारों के लिए प्रेरित किया था। इस क्रांति का एक परिणाम यूरोप में प्रतिक्रियावादी युग का आरंभ भी होना है, क्योंकि यूरोप के लोग नहीं चाहते थे कि फ्रांस के समान उनके देश में भी क्रांति हो। इसलिए 1815 से 1848 तक का काल यूरोप में प्रतिक्रियावादी युग कहलाता है, जिसको प्रमुख रूप से संचालित करने का श्रेय ऑस्ट्रिया के मंत्री मेटरनिख को जाता है। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के समय चलने वाले लंबे युद्धों से हुई हानि से सबक लेते हुए यूरोप में विभिन्न कांग्रेसों यानी सम्मेलनों का आयोजन किया गया ताकि दोबारा से युद्ध न हो। जैसे एक्सला-सेपल सम्मेलन 1818 ईस्वी, लेबाक 1821, विरोना 1802 आदि। यद्यपि इन सम्मेलनों से कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु हम ये कह सकते हैं कि यूएनओ की आधारशिला के रूप में इन सम्मेलनों ने काम किया। इसके अलावा यूरोपीय साहित्य पर भी इस क्रांति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस क्रांति की भावनाओं से प्रेरित होकर यूरोपीय विद्वानों ने उच्च कोटि की क्रांतिकारी साहित्य की रचना की। इनमें प्रमुख थी विक्टर ह्यूगो की लॉ मिजरेबल, साउदी की जॉन ऑफ आर्क,
वर्ड्सवर्थ की प्रोल्यूड और शैली की मिस्टेक ऑफ अनार्की आदि। इसी के साथ आज की ई क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।